प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उषा परनामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड गणितीय भौतिकी। इसकी यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम इसका एक परिचय देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसमें हम किसी भी बिंदु के किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए निर्देशांकों x, y, z का सहारा लेते हैं। और इसी के रिस्पेक्ट में हम, क्योंकि हम कार्तीय निर्देशांक को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, इसलिए हम इसी के सापेक्ष वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को भी समझेंगे। तो अब हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए कि हम एक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को डिफाइन करना चाहते हैं, जो मान लिया एक अन्य निर्देश तंत्र है कार्तीय निर्देशांक पद्धति के हिसाब से, कार्तीय निर्देशांक तंत्र के हिसाब से एक अन्य तंत्र को हम मान रहे हैं, जिसमें हम बिंदु P के निर्देशांक x, y, z के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, u1, u2 और u3। और अगर ये निर्देशांक कार्तीय निर्देश तंत्र के जो निर्देशांक हैं बिंदु P के x, y, z, उससे इस रूपांतरण समीकरण से जुड़े हों कि x इस प्रकार से है कि x कोई फलन है u1, u2, u3 का। इसी तरह y इस प्रकार से जुड़ा हुआ है u1, u2, u3 से कि y कोई फलन है u1, u2, u3 का। इसी तरह z कोई फलन है u1, u2, u3 का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो बिंदु P के निर्देशांक हैं वो अन्य तंत्र के निर्देशांकों से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूपांतरण समीकरण के द्वारा। इसी प्रकार हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म रिलेशन भी लिख सकते हैं। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि u1, u2, u3 को हम जोड़ रहे हैं कार्तीय निर्देश तंत्र से, और इस प्रकार से जोड़ रहे हैं कि u1 कोई फलन है x, y, z का, u2 कोई फलन है x, y, z का, और u3 कोई फलन है x, y, z का। तो इस प्रकार से हमने कार्तीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों को u1, u2, u3 से जोड़ा है। इसी तरह u1, u2, u3 को x, y, z से जोड़ा है समीकरण 1 और 2 के द्वारा। और अगर ये दोनों समीकरण में जो हम फलन डिफाइन कर रहे हैं वो सिंगल वैल्यूड हों, एक मानी हों, और इनके अवकलज कैसे हों, सतत हों, कंटिन्यूअस हों इनके डेरिवेटिव, तब ये जो रूपांतरण मैंने दर्शाए हैं ये परस्पर अपने आप में यूनिक होंगे। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो u1, u2, u3 से जो मैं निर्देश तंत्र प्रदर्शित कर रही हूँ वो कहलाता है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। यानी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र वो तंत्र है जिसके कार्तीय निर्देशांकों से जब हम रूपांतरण समीकरण लिखते हैं तो वो अपने आप में सतत होते हैं, उनके डेरिवेटिव सतत होते हैं, और वो अपने आप में सिंगल वैल्यूड और यूनिक रिलेशन होते हैं। तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम क्या कहते हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और इसमें हम निर्देशांक किससे दिखा रहे हैं, u1, u2 और u3 के द्वारा हम इनके निर्देशांकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको हम वक्र रेखी क्यों कह रहे हैं, इसको हम समझते हैं। तो इसको वक्र रेखी क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे पास 3 वक्र हैं, u1 = c1 वक्र, u2 = c2 वक्र और u3 = c3 वक्र। जैसे कि यहाँ हमने दिखाए हैं कि ये एक u1 वक्र है, ये u2 वक्र है और ये c3 वक्र है। तो 3 वक्र मेरे पास हैं। तो इनके द्वारा अगर मैं देखूं, तो इन वक्रों में अगर मैं देखूं तो u2 और u3 के बीच एक पृष्ठ का निर्माण हो रहा है। इसी तरह u1 और u3 के बीच भी एक वक्र का निर्माण हो रहा है, u1 और u2 के बीच भी एक वक्र का निर्माण हो रहा है, एक पृष्ठ का निर्माण हो रहा है। इन वक्रों के बीच यानी 2 वक्रों के बीच एक पृष्ठ मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है। u1 और u3 के बीच u2 पृष्ठ मुझे नज़र आ रहा है, u2 और u3 के बीच मुझे u1 पृष्ठ नज़र आ रहा है। इसी तरह u2 और u1 के बीच मुझे u3 पृष्ठ नज़र आ रहा है। तो हम कहते हैं कि u1 = c1, u2 = c2 और u3 = c3। अगर ये जहाँ पे c1, c2, c3 क्या है, नियतांक हैं, तब ये u1, u2, u3 क्या कहलाते हैं, वक्र रेखी पृष्ठ कहलाते हैं। और 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, इंटरसेक्शन से बनने वाली जो रेखा है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। तो हम इसको दोनों तरह से देखते हैं कि u1 वक्र और u2 वक्र के बीच u3 पृष्ठ बनता है, या फिर हम ये कहें कि आपके पास यहाँ पर दूसरी तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि 2 वक्रों के बीच एक पृष्ठ बन रहा है, हम यूँ भी इसको देख सकते हैं कि 2 पृष्ठों के बीच एक वक्र बन रहा है। तो 2 पृष्ठों के बीच एक वक्र की बात करें या 2 वक्रों के बीच एक पृष्ठ की बात करें, ये परस्पर
हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ ये मुझे बात क्लियर दिख रही है कि दो वक्रों के बीच एक पृष्ठ और दो पृष्ठों के बीच एक वक्र का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और ये जो निर्देशांक है, ये जो मेरे पास सिस्टम है, ये कहलाता है वक्र रेखीय निर्देशांक। और इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हम u1 u2 u3 कह रहे हैं वो इसके कोऑर्डिनेट कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट लाइंस कहलाती हैं। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि u1 इज इक्वल टू c1 और u2 इज इक्वल टू c2 के प्रतिच्छेदन से u3 वक्र बनता है, जो कि हमने पहले भी कहा है। इसी तरह u2 इज इक्वल टू c2 और u3 इज इक्वल टू c3 से u1 वक्र बन रहा है। u3 इज इक्वल टू c3 और u1 इज इक्वल टू c1 से u2 वक्र का निर्माण होता है। और इन वक्रों पर अगर हम स्पर्श रेखाएँ खींचते हैं, जैसे यहाँ हमने दिखाई हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं, u1 अक्ष, u2 अक्ष और u3 अक्ष। तो वक्र है चूँकि, इसलिए वक्र पर हमें दिशा बताने के लिए हम जानते हैं हमें स्पर्श रेखा खींचनी होती है। और ये स्पर्श रेखा इन वक्रों पर इन कोऑर्डिनेट एक्सिस का निर्माण करती है। और अगर ये तीनों अक्ष परस्पर 90 डिग्री पर स्थित हों तो ये कहलाता है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। यानी ये जो पृष्ठ हैं परस्पर, उस स्थिति में जब ये वक्र परस्पर लंबवत होंगे तो ये पृष्ठ भी आपस में एक दूसरे को लंबवत काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में किसका निर्माण होता है? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का निर्माण होता है। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का निर्माण होता है। अब ये अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एक कैसा निर्देशांक तंत्र है? एक लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में उसे कह सकते हैं। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु P के निर्देशांकों को जब हम दर्शाते हैं तो हम लिखते हैं कि वो एक्स वाई जेड होंगे। और बिंदु P का स्थिति सदिश हम लिखते हैं किससे? कि r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से, जहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप एक्स वाई जेड दिशाओं में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जब हम रूपांतरण समीकरण लिखेंगे तो हमें मालूम है कि r u1 u2 u3 का फलन होता है। और u1 वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो u1 एक्सिस को व्यक्त करती है। u2 कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो u2 एक्सिस को निरूपित करती है। और u3 वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा u3 अक्ष को निरूपित करती है। तो इसका मतलब जब हम स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो स्पर्श रेखा का जो टेंजेंट सदिश होगा, जो टेंजेंट वेक्टर होगा, तो u1 वक्र पर अगर मैं टेंजेंट वेक्टर निकाल रही हूँ तो उसको मैं लिख सकती हूँ डेल r डेल u1। अब एकांक सदिश की मैं बात करूँ इस पर, तो एकांक सदिश को मैं निरूपित कर रही हूँ E1 कैप से। तो एकांक सदिश हम जानते हैं सदिश बटे सदिश का परिमाण होता है। तो जो टेंजेंट वेक्टर मैंने खींचा है u1 वक्र पर उसका मान है डेल r डेल u1। तो इसका यूनिट यहाँ जो इसका मॉडुलस है नीचे हमने यहाँ लिख दिया है वो इसका परिमाण है। तो सदिश बटे सदिश का परिमाण किसको व्यक्त कर रहा है? u1 वक्र पर एकांक सदिश को व्यक्त कर रहा है। या फिर मैं यहाँ से अगर देखूँ तो इस पर जो टेंजेंट वेक्टर है उसका मान मेरे लिए हो जाएगा h1 e1 कैप, जहाँ e1 h1 मैंने क्या लिखा है कि ये जो मैंने कहा कि जो एक टेंजेंट वेक्टर मैंने खींचा उसका जो परिमाण है उसको मैं h1 से व्यक्त कर रही हूँ। u1 वक्र पर अगर मैं इसे देखूं तो डेल r डेल u1 का जो परिमाण है वो h1 है और इसे हम स्केल फैक्टर कहते हैं। एक्चुअली जो डेल r डेल u1 है ये डेरिवेटिव है r का u1 के साथ। और जो ये इसका मॉडुलस मैंने लिया है वो हो गया आपके पास स्केल फैक्टर। और केवल अगर हम इसी को दिखाएं, इसका परिमाण ना लें, तो डेल r का u1 के साथ जो परिवर्तन है, या फिर मैं कहूँ r का जो u1 के साथ परिवर्तन है, जिसे मैं डेल r डेल u1 से दर्शा रही हूँ, इसे हम कहते हैं बेस सदिश। तो तीन चीज़ें मेरे पास आ गई हैं कि अगर मैं किसी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रही हूँ तो वक्र पर जो लिखी गई स्पर्श रेखा है उसका टेंजेंट वेक्टर निकालूंगी अगर मैं, तो वो कहलाएगा आपके पास आधार सदिश। और टेंजेंट वेक्टर का अगर मैं परिमाण निकालती हूँ तो वो कहलाता है स्केल फैक्टर। और इसके द्वारा एकांक सदिश में निकालती हूँ तो वो E1 हो जाता है, जिसे हमें मालूम है सदिश बटे सदिश के परिमाण से निरूपित किया जा सकता है। जिस प्रकार मैंने यहाँ u1 वक्र पर दर्शाया है उसी तरह u2 और u3 वक्र के लिए भी हम आधार सदिश और स्केल फैक्टर्स को हम दर्शा सकते हैं। और जिनके मान इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि ये किस तरह से हैं कि आपके पास कि u2 वक्र पर मैंने यूनिट वेक्टर अगर निकाला तो ये हो जाएगा, यानी टेंजेंट वेक्टर निकाला तो टेंजेंट वेक्टर का मान हो जाएगा डेल r डेल u2, यानी परिवर्तन u2 के साथ किसका? r का, यही टेंजेंट वेक्टर होता है। तो ये u2 वक्र पर टेंजेंट वेक्टर का मान है। तो सदिश बटे सदिश का परिमाण वहाँ एकांक सदिश हो जाएगा। तो एकांक सदिश को E2 से लिखूंगी तो डेल r डेल u2 और इसका मॉडुलस नीचे। इसी तरह u3 वक्र पे लिखूंगी तो टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा
आर का U3 के साथ परिवर्तन डेल आर डेल U3 और नीचे उसका परिमाण, तो ये एकांक सदिश को निरूपित करेगा क्रमशः U2 और U3 वक्र पर। इसी तरह तो टेंजेंट वेक्टर के मान अगर मैं कहूँ, जैसे मैं आधार सदिश कह रही हूँ, तो U2 वक्र पर वो हो जाएगा डेल आर डेल U2 बराबर H2E2 कैप, और U3 वक्र पर हो जाएगा डेल आर डेल U3 इज इक्वल टू S3E3 कैप। और स्केल फैक्टर्स हम जानते हैं कि ये टेंजेंट वेक्टर्स के परिमाण हैं, तो ये हो जाएगा U2 वक्र पर डेल आर का परिवर्तन आर का परिवर्तन U2 के साथ, और U3 वक्र पर आर का परिवर्तन U3 के साथ, जो कि टेंजेंट वेक्टर का परिमाण है, जिसे हम स्केल फैक्टर कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं टोटल परिवर्तन देखना चाहूँ आर में स्थिति सदिश में, तो उसका मान हो जाएगा, इसको हम निरूपित कर सकते हैं आंशिक अवकलन के द्वारा। तो ये हो जाएगा आर का परिवर्तन U1 के साथ इंटू DU1, आर का परिवर्तन U2 के साथ इंटू कितना परिवर्तन हुआ DU2, आर का परिवर्तन U3 के साथ और कितना परिवर्तन हुआ DU3। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखें तो H1E1 कैप DU1, क्योंकि अभी हमने देखा है कि डेल आर डेल U1 वक्र पर टेंजेंट वेक्टर है, जिसका मान मेरे पास आता है H1E1 कैप, और डेल आर डेल U2 है U2 वक्र पर टेंजेंट वेक्टर, जिसका मान आता है H2E2 कैप। इसलिए दूसरी जो टर्म हो गई मेरे पास हो गई H2E2 कैप DU2, और जो तीसरी टर्म है वो है U3 वक्र पर टेंजेंट वेक्टर, जिसका मान मुझे मिलता है H3E3 कैप DU3। तो इन तीनों को अगर मैं समराइज़ करती हूँ तो मुझे मिल जाता है HI कैप DUI, जहाँ समेशन चूँकि हम 3 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो I इज इक्वल टू 1 2 3, और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं चूँकि H1E1 बेस वेक्टर है, तो इसलिए B1 DU1 B2 DU2 प्लस B3 DU3, या फिर समेशन ओवर I BI DUI, जहाँ I का मान 1 से 3 तक वेरी करेगा। अब यहाँ मॉडुलस अगर जब मैं इसका निकालती हूँ तो ये कहलाता है रेखा सदिश, यानी आर का जो परिवर्तन है, यानी आर का परिवर्तन कब होता है, जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में हम कोई ना कोई लंबाई या कोई ना कोई दूरी तय करते हैं, और इसलिए हम उसे लेंथ एलिमेंट कह रहे हैं। तो ये जो डी आर का जो परिमाण है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, यानी लाइन एलिमेंट को व्यक्त करेगा, जिसे हम रेखा सदिश कह रहे हैं और जिसे हम ds से लिख रहे हैं। तो चूँकि ये वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए ds2 का मान मैं निकालती हूँ, तो इसलिए हमारा मान आ जाता है dr डॉट dr, या फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो BI समेशन ओवर I BI DUI, और दूसरा हमारे पास ये इंडेक्स हम चेंज कर रहे हैं I, दूसरा J हम लिख रहे हैं BJ DUJ। तो हमारे पास DS2 का यानी लाइन एलिमेंट का या लेंथ एलिमेंट का मान, हम लाइन रेखा एलिमेंट का मान निकाल रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है BI डॉट BJ DUI DUJ। लेकिन अगर हमारे पास वक्र रेखीय निर्देशांक लांबिक हो जाए, तब उस स्थिति में हमें मालूम है कि तीनों वक्र परस्पर लंबवत हो जाते हैं, तीनों पृष्ठ U1 U3 परस्पर लंबवत हो जाते हैं। तो उस स्थिति में I इज इक्वल टू, जब J नहीं है तब तो BI डॉट BJ 0 हो जाएगा, जब I इज इक्वल टू J है तो ये मान सेम होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं DS2 को, लाइन एलिमेंट को, BI का स्क्वायर DUI डॉट DUI, और BI का स्क्वायर हमें मालूम है क्या देगा, क्योंकि BI का मान मुझे मालूम है किसके बराबर था। हमने B1 लिखा तो H1E1 कैप था, B2 लिखा तो H2E2 कैप था, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है। तो समेशन BI स्क्वायर का मान हो जाएगा B1 डॉट B1 प्लस B2 डॉट B2 प्लस B3 डॉट B3, क्योंकि लंबे वक्र निर्देशांकों के लिए बाकी B1 डॉट B2 B2 डॉट B3 B1 डॉट B3 के मान शून्य हो जाएंगे, इसलिए ये मान देगा हमें पास केवल H1 स्क्वायर E1 डॉट E1 1 हो जाएगा, H2 स्क्वायर E2 डॉट E2 1 हो जाएगा, प्लस H3 स्क्वायर E3 डॉट E3 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर, या फिर हम इसे कह सकते हैं HI स्क्वायर समेशन। तो इसलिए हमने लेंथ एलिमेंट को क्या लिखा है, लाइन एलिमेंट को क्या लिखा है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to 3 HI स्क्वायर DUI स्क्वायर। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो मेरे पास जो लेंथ एलिमेंट है उसको अगर मैं विस्तार के रूप में लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि DS2 इज इक्वल टू H1 DU1 स्क्वायर प्लस H2 DU2 स्क्वायर प्लस H3 DU3 स्क्वायर। और अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूँ केवल, तो ये केवल H1 DU1 हो जाएगा। तो U1 वक्र के आधार पर लिखूँ तो U2 के आधार पर लिखूँ तो H2 DU2 हो जाएगा, और U3 वक्र के आधार पर लिखूँ तो H3 DU3 हो जाएगा। इसी को हमने आगे स्पष्ट किया है कि हम वक्र रेखीय निर्देशांकों में लेंथ और जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो कैसे निकालते हैं। तो U1 और U3 U1 वक्र हम जानते हैं U2 इज इक्वल टू C2 और U3 इज इक्वल टू C3 कॉन्स्टेंट पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनता है। इसी प्रकार U1 वक्र पर हम समझ जाते हैं कि U2 और U3 नियत हैं, इसलिए हमारे पास ये दोनों मान शून्य हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा U1 वक्र के लिए कि DS1 इज इक्वल टू इस
ds1 स्क्वायर इज इक्वल टू h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर, या ds1 जैसे हम मॉडुलस dr1 कह सकते हैं कि u1 वक्र पर जो लेंथ एलिमेंट है उसका मान हो जाएगा h1 du1, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा h1 du1 e1 का। इसी तरह u2 वक्र पर लिखूँगी तो ds2 इज इक्वल टू h2 du2, या फिर dr2 कहूँ तो ये हो जाएगा h2 du2 e2 कैप, और u3 वक्र पर अगर कहूँ तो ये हो जाएगा h3 du3, या dr3 इज इक्वल टू h3 du3 e3 कैप वेक्टर फॉर्म में अगर हम दर्शाएं तो इस प्रकार से हम लेंथ एलिमेंट को वक्र रेखीय निर्देशांकों में दिखा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ आयतन की। तो सदिश समष्टि में हम जानते हैं कि हम आयतन को व्यक्त करते हैं a डॉट b क्रॉस c से। तो इसी तरह लंब वक्र निर्देशांकों में अगर मैं बात करती हूँ तो आयतन एलिमेंट की बात करूँ, वॉल्यूम एलिमेंट की बात करूँ तो उसका मान हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर a मैं लिख रही हूँ तो हो जाएगा h1 du1 e1 कैप, b क्रॉस c लिखा तो दूसरों को हमने मान लिया u2 और u3 वक्र के आधार पर, तो h2 du2 e2 कैप क्रॉस h3 du3 e3 कैप। इसको जब हम क्रॉस करते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे मिल जाता है h2 h3 du2 du3 e2 क्रॉस e3, और e2 क्रॉस e3 हम जानते हैं e1 होता है। तो अब हम इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे मिल जाता है h1 h2 h3 du1 du2 du3 e1 डॉट e1 कैप, और ये मान 1 होगा लांबिक वक्र के लिए। इसलिए लंब वक्री निर्देशांकों में हमारे पास आयतन एलिमेंट का माना जाता है h1 h2 h3 du1 du2 du3, या फिर dv हम कहें तो इसको और दूसरे शब्दों में हम लिखें तो ds1 ds2 ds3, यानी तीनों लेंथ एलिमेंट को अगर मैं गुणा करूंगी तो मुझे वॉल्यूम एलिमेंट का मान वक्र रेखीय निर्देशांकों में, कौन से वक्र रेखीय निर्देशांकों में हम निकाल रहे हैं, लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लेंथ एलिमेंट और आयतन एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ जो हमने देखी। हम जो बेसिक अब आगे हम काम करेंगे वो देखेंगे कि हम जब सिंपल सदिशों में काम करते हैं, स्केलर और वेक्टर फील्ड्स में काम करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है ग्रेडियंट की, डाइवर्जेंस की और कर्ल की, और ये सब हम वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में कैसे निकालते हैं उसे हम अगले लेक्चर में अपने देखेंगे। धन्यवाद।